तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं हाल ही में रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है तनुंग। फिल्म की जो कहानी वो इसी नाम के एक नॉवल पर बेस्ड है जिसे लिखा है रिजा सरस्वती ने। रिजा सरस्वती इंडोनेशिया की एक पॉपुलर पैरानॉर्मल रिसर्चर और राइटर है। तो कहानी भाई इसकी बहुत डार्क और खतरनाक है, मतलब मुझे तो बहुत खतरनाक लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है 1990 की, जहाँ पर लिंडा नाम की एक सिंगल मदर अपनी बेटी ईरा के साथ रहती थी। लिंडा के यहाँ पर 2 बच्चे और थे, एक बेटा और बेटी भी थे, लेकिन वो बाहर शहर में रहते थे। अब देखो ये 1990 का टाइम है, तो उस टाइम पर भैया ऐसा तो नहीं था कि बोर हो रहे हो तो रील वील चला लो, है ना। उस टाइम तो स्मार्टफोन होते ही नहीं थे, बस ये था कि टीवी देख लो या बुक्स मैगजीन वगैरह पढ़ लो। और 90s में वैसे भी प्रिंट मीडिया पीक पर था, तो लिंडा टाइम पास करने के लिए मैगजीन लेकर ही बैठी थी। उसमें जो क्रॉसवर्ड पजल होता है ना, वो सॉल्व कर रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे उसके साथ कितना कुछ भयानक होने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ कोई लिंडा के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा था। वहां लिंडा के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया और इधर तुरंत असर देखने को मिला। लिंडा को अचानक दस्तक सुनाई देती है और ये आवाज घर के बाहर से नहीं आ रही थी, घर के अंदर से आ रही थी। ये अपनी बेटी ईरा को आवाज लगाती है कि कहीं वो तो नहीं कर रही, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, वो शायद सो गई थी। फिर यही जो है उठकर देखने जाती है कि भैया आवाज कहाँ से आ रही है। इतने में काला सा हाथ पीछे से उसका सर पकड़ लेता है और खींच कर नीचे गिरा देता है और उसे घसीट लेता है, फिर उसे छोड़कर गायब हो जाता है। इसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कौन पकड़ा कौन खींचा। तभी उसका मेन डोर जो था ना, वो अपने आप खुल जाता है और वहां से ढेर सारे काले काले शैतानी हाथ अंदर आने लगते हैं। ये देखकर वो जोर से चीखती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। तो ये था इस फिल्म का इंट्रो, जो कि किसी टिपिकल इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की तरह लग रहा होगा, लेकिन अभी देखना आगे कितना खतरनाक है। खैर अब हमें 4 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। एग्जैक्ट जिस दिन लिंडा पर ब्लैक मैजिक हुआ था ना, उसके जस्ट 4 महीने बाद। तो लिंडा की हालत अभी बहुत खराब थी, दिन ब दिन खराब होती ही जा रही थी। एक तो काफी बीमार सी रहने लगी थी, उसका ध्यान रखने वाली खाली उसकी बेटी ईरा ही थी। इसके दूसरे भाई बहन तो देखने तक नहीं आए एक बार। 4 महीने से बेचारी अकेली अपनी बीमार माँ का ध्यान रख रही है और जो कंडीशन है वो बहुत खराब है। लिंडा का कहना है कि उसे लगता है कि जैसे समय उसके लिए बहुत धीरे चल रहा है। एक दिन उसको 1 हफ्ते के बराबर लगता है। कहती है कि रात में ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, और कई बार उसको बहुत गर्मी लगने लगती है अंदर से। 3 बार आज वो नहा चुकी है इसी वजह से, और अभी भी कह रही है कि मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है अचानक से। तो ईरा उसको कहती है कि माँ आप ऑलरेडी 3 बार नहा चुकी हो, ऐसे बार बार थोड़ी ना नहाओगी, इसलिए वो कहती है कि अभी आप आराम करो। और उसे रिलीफ देने के लिए ठंडे पानी का कपड़ा उसके ऊपर रख रही थी। इसी बीच वो कंघी से उसके बाल काट रही थी। तभी वो देखती है कि लिंडा के बालों में कन खजूरा घुसा हुआ था, जो कि बहुत अजीब बात थी। ईरा को धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लगती हैं, उसकी माँ का केस नॉर्मल नहीं है, ये सुपरनेचुरल केस है, कोई ऊपरी चक्कर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम पर मैगजीन वगैरह बहुत चला करती थी, तो मैगजीन के अंदर ही उसने एक आर्टिकल देखा था। एक फियाल नाम का आदमी था, उसने अपना ऐड दे रखा था उसमें कि वो इस तरह की सुपरनेचुरल चीजों से डील करता है। उसका नंबर वगैरह नहीं था, खाली चिट्ठी के द्वारा ही उसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता था। तो ईरा क्या करती है कि उसको चिट्ठी लिखती है, उसकी माँ के साथ जो कुछ भी हो रहा था ना, वो सब उसमें लिख देती है। फिर इसके अगले दिन क्या होता है कि ईरा अपनी माँ को खाना खिला रही थी, लेकिन खाना भी अब उसको गर्म लगने लगता है, उसका मुंह जलने लगता है और हाथ मारकर खाने की प्लेट फेंक देती है, जिससे प्लेट वहीं गिरकर टूट जाती है। फिर ये तुरंत जो है जग उठाती है और पानी पीती है। पानी पीने के बाद उसकी जलन तो शांत हो जाती है, लेकिन उसकी तकलीफ कम नहीं होती, क्योंकि अब उसको चौकिंग सा होने लगता है, मानो गले में कुछ फंस गया हो। फिर वो अपने मुंह के अंदर हाथ डालती है और ग्लास का एक टुकड़ा उसके मुंह से निकलता है, और ये जो प्लेट गिरी थी ना, उसी का टुकड़ा था, वो उसके मुंह से निकला था। ये देखकर ईरा डर जाती है और हैरान भी हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। इतने में लिंडा को अचानक से दौरा पड़ जाता है, वो वायलेंट हो जाती है। ग्लास का वो टुकड़ा लेकर वो ईरा पर ही चढ़ जाती है। ईरा उसका हाथ पकड़े हुए थी कि नहीं वहां रुक जाओ, मत करो, लेकिन उसके सर पर पता नहीं क्या सवार हो गया था। वो अपनी बेटी को ही चोट पहुंचाना चाह रही थी, वो उसका आंख फोड़ने के चक्कर में थी। तो ये तुरंत अपनी माँ का हाथ साइड में कर दी, बच गई। लेकिन लिंडा ने हाथ दोबारा चला दिया, जिससे उसकी जो ठोडी के साइड वाला हिस्सा था ना, वहां पर कट लग गया। तब जाकर लिंडा होश में आई, ये मैंने क्या कर दिया, अपनी बेटी को हर्ट कर दिया। ईरा तो बहुत डर गई कि माँ की कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि वो वॉलेंट भी हो गई है, मुझ पर तक अटैक कर रही है। जब ये देखी कि चीजें अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, अकेले ये हैंडल नहीं कर सकती, तो ये अपने भाई बहनों को कॉल करती है। उनको बता दिया कि माँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, अब ये मेरे बस का नहीं है, चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, तुम लोग आ जाओ प्लीज। लेकिन उसके भाई बहन दोनों बहाना बनाकर मना कर देते हैं। इलाज का खर्चा, दवाई ववाई का खर्चा देने को तो तैयार थे, लेकिन घर आने से वो मना कर देते हैं, बहाना बना देते हैं एक तरह से। लेकिन अब ऐसा क्यों, मतलब क्या रीजन है कि उसके बच्चे इतनी खराब कंडीशन में भी अपनी माँ को देखने नहीं आ रहे।
क्योंकि वो अपनी माँ को पसंद ही नहीं करते, नफरत करते हैं। और इसका रीजन हमें ये पता चलता है कि उनकी जो माँ है ना वो उस टाइप का काम करती है, समझ रहे हो? मतलब वो पैसे लेकर फ्रेंडशिप करती है। गैर मर्द घर पर आते हैं, पैसे देते हैं और फ्रेंडशिप करते हैं। पहले इनको नहीं समझ आता था जब ये बच्चे थे कि आखिर घर में ये गैर मर्द क्यों आते जाते रहते हैं। फिर जब ये थोड़े बड़े हुए तब इन्हें समझ आया कि उनकी माँ का ये प्रोफेशन है। और इन तीनों बच्चों को ये नहीं पता कि इनके पिता कौन है, सबके पिता अलग है। आरी को जब समझ आया कि उनकी माँ ये काम करती है तो उस टाइम जब ये 14-15 साल के रहे होंगे तब ये घर छोड़कर चले गए थे, अपनी माँ को छोड़ दिए। लेकिन ईरा नहीं गई, वो अपनी माँ के साथ ही रही, क्योंकि उसका ये था कि भाई मेरी माँ जैसी भी है मेरी माँ है, तो मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगी। प्लस ये भी था कि वो बेचारी इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी कि अलग जाकर रह ले, खुद से इंडिपेंडेंट बन जाए। तो ये पूरा सीन है इस फैमिली का। तो इधर लिंडा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक तरह से उसका फिजिकल टॉर्चर तो चल ही रहा था, मतलब उसे अंदर से बहुत ज्यादा गर्मी फील होती थी, कभी कभी खून की वॉमिट हो जाती थी, मानसिक हालत भी उसकी खराब होती जा रही थी, अजीब हरकतें करने लगती। एक बार क्या हुआ कि वो अपने कपड़े वपड़े उतार कर, मतलब आधे कपड़ों में, कब्रिस्तान में जाकर पड़ गई। वहीं पड़ी सिगरेट पी रही थी आधे कपड़ों में। ईरा जो है वो लेटर पोस्ट करने गई थी। वो लेटर पोस्ट करके आती है तो देखी कि उसकी माँ का कोट घर के बाहर पड़ा है। अंदर देखती है कि उसकी माँ घर में है ही नहीं। ये परेशान हो जाती है कि माँ कहाँ चली गई। दूसरी तरफ लिंडा को कुछ लोग देख लिए और शिकायत कर दिए, जिसके बाद ढेर सारे गाँव वाले इकट्ठा हो गए वहां पर। उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसको गाली देने लगे कि कैसी औरत है, गंदी बेशरम सी, निकालो उसको गाँव से बाहर। तभी इतने में ईरा आती है हाथ में कोट लेकर। देखती है कि उसकी माँ ऐसे है तो उसे तुरंत ढक देती है। कहती है कि माँ ये क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों कर रही हो? वहीं खड़े जो गांव वाले थे वो गाली बके जा रहे थे कि निकालो इन्हें यहाँ से, गंदे लोग हैं ये, माहौल खराब कर रहे हैं। तभी गांव का मुखिया वहां पर आता है। वो नहीं समझाता कि भाई झगड़ा वगड़ा मत करो, किसी बात का जो हल है वो शांति से निकालता है। उनको समझाकर भेज देता है कि आप लोग जाइए, मैं बात करता हूँ। फिर वो ईरा से कहता है कि देखो बेटा, अगर तुम अपनी माँ को अकेले नहीं संभाल पा रही तो अपने भाई बहनों को बुलवा लो, नहीं तो फिर इसी तरह से अगर कुछ दोबारा हुआ तो फिर मुझे बोलते हुए खराब लग रहा है, लेकिन बेटा फिर तुम्हें अपनी माँ के साथ इस गाँव को छोड़कर जाना होगा। फिर इसके बाद ईरा अपनी माँ को संभाल कर घर लेकर आती है। उसकी बॉडी पर मिट्टी विट्टी लगी थी, उसे साफ करती है। कहती कि माँ आपने ऐसा क्यों किया आखिर? देखिए सब लोग नाराज हो गए, अगर कल को वो लोग हमें गांव से भगा देंगे तो फिर हम कहाँ रहने जाएंगे। अभी उसकी माँ नॉर्मल थी, वो सब समझ रही थी। अब वो क्या कहती, वो जानबूझकर थोड़ी ना कर रही थी ये सब। वो तो कहती कि बेटा मुझे माफ कर दो, बार बार मैं तुम्हारी परेशानी का कारण बन जा रही हूँ, जबकि सिर्फ तुम अकेली हो जो मेरे साथ हो, बाकी सब बच्चे तो मुझे छोड़ गए, मुझे माफ कर दो बेटा। फिर इन सब के बाद 1-2 दिन में फियाल का लेटर आ जाता है रिप्लाई के तौर पर, और लेटर पढ़ के इसके होश उड़ जाते हैं। लिखा था कि देखो तुम्हारा लेटर पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी माँ पर ब्लैक मैजिक हुआ है। अब ये लेटर पढ़ ही रही थी कि इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। ये सोचे कि इस टाइम कौन आ गया, तो ये उसके भाई बहन थे, आरा और आरी। आरी यहाँ पर अपनी बेटी को भी लेकर आया था जिसका नाम था एडिलिया। रही बात इसकी पत्नी की, तो वो उसको छोड़ दी है, डिवोर्स ले लिया। खैर सबसे पहले तो घर की हालत देखते हैं जो कि काफी मैसी थी। फिर ईरा ने लिंडा के रूम में लेकर जाती है जहाँ पर ये अपनी माँ को देखते हैं कि वो कितनी बीमार हालत में थी। आरा से कहता है कि चलो बाहर चलकर बात करता है। बाहर ईरा बताती है कि माँ की बीमारी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो कई डॉक्टरों को दिखाए लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बता पाया कि उन्हें क्या बीमारी है। तरह तरह के टेस्ट करवाए लेकिन टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला, सारे टेस्ट नॉर्मल निकले। लेकिन उसके बाद भी माँ को इतनी सारी तकलीफें हैं, क्यों? वो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी माँ पर ब्लैक मैजिक हुआ है। लेकिन ये लोग उसकी बात पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि एक तो वैसे भी ये लोग शहर से आए थे, और आरा तो ये कह देती कि लगता है गांव में रहते रहते तुम्हारी सोच भी इन लोगों जैसी हो गई है, डकियालूसी, कैसी बकवास बातें कर रही हो, ब्लैक मैजिक, काला जादू, अरे ये सब कुछ नहीं होता। ईरा कहती कि कुछ नहीं होता, माँ के मुंह से टूटा हुआ कांच निकला था, कैसे? तुम्हारे पास जवाब है इसका कुछ? ये ब्लैक मैजिक नहीं है तो फिर क्या है? तो ये लोग ईरा को भी पागल बताने लगते हैं। मतलब इनका कहना था कि इनकी माँ को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसके साथ रहते रहते इस पर भी असर आ गया है, इसको भी जो है उल्टी सीधी चीजें दिखाई दे रही हैं। वैसे उनका ये समझना भी लॉजिकल सही था, क्योंकि अगर आप किसी इंसान के साथ अकेले रह रहे हैं जिसको तगड़ा साइकोलॉजिकल इशू है तो आप भी मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। तो अपनी जगह वो सही है, लेकिन ईरा भी अपनी जगह सही थी। उसे पता है कि मैं पागल नहीं हूँ और ये सब चीजें जो वो देखी हैं वो सब रियल है। इसी बात पर इन लोगों में बहस होने लगती है। उधर रूम में इनकी माँ जो सो रही थी, अचानक उसकी आंख खुलती है और वो डर जाती है, क्योंकि वो पैरालाइज स्टेट में थी, वो हिलडुल नहीं पा रही थी और ना ही उसके मुंह से कुछ आवाज निकल पा रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी। इतने में उसकी बॉडी जो है धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, हवा में फ्लोट करने लगती है। तभी छत की वॉल पर उसे अपना भूतिया चेहरा दिखाई देता है और फिर छत की दीवार से ढेर सारे काले काले हाथ निकलते हैं। सारे हाथ मिलकर उसका गला दबा देते हैं। तब जाकर इसके मुंह से मुश्किल से आवाज निकल पाती है। जब किसी का कोई गला दबा रखा हो तो कैसे चिल्लाएगा, वैसे आवाज निकालती है घुटी हुई सी, लेकिन काफी थी। बाहर इन लोगों को आवाज सुनाई दे गई। ईरा सोचती कि अरे माँ को क्या हो गया। ये भागती है तुरंत रूम के अंदर, देखती है कि लिंडा बेड पर बैठी थी और चौक कर रही थी।
उसे वो काले काले हाथ कुछ नहीं दिखाई देते। वो बस देखती है कि वो बेड पर बैठी है और चौक कर रही है। ये कहती रहेगी कि माँ माँ ये क्या हो गया आपको, क्या हो गया। और ये तड़प तड़प कर अचानक गिर गई, शांत हो गई, हिलना डुलना बंद कर दी। ईरा की हालत खराब हो गई। डरते डरते पहले तो उसने सांस चेक करी, उसकी सांस नहीं चल रही थी। फिर हार्ट बीट चेक करी तो वो भी नहीं आ रही थी, मतलब उसकी माँ खत्म हो गई थी। ईरा अपनी माँ को खो दी थी। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, अपनी माँ को गले लगाकर बहुत रोती है। इतने में आरी भी आकर ये देख लेते हैं। वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब क्या हो गया एकदम से। इसके बाद लिंडा के फ्यूनरल की तैयारी चल रही थी। ढेर सारे लोग वहां पर आए हुए थे और लिंडा की बॉडी के सामने प्रे कर रहे थे। तभी पता नहीं कहां से काली सी बिल्ली घर में घुस आती है और वो लिंडा की बॉडी के पास जाकर उसे लांग देती है, उसके ऊपर से निकल जाती है। ये देखकर जो सब बड़े लोग थे ना, वो डर जाते हैं, क्योंकि काली बिल्ली का लाश को क्रॉस करना बहुत खराब माना जाता है इंडोनेशिया में। और अब क्या होता है कि बिल्ली के जस्ट क्रॉस करने के बाद लाश के पास से सांस लेने की आवाज आने लगती है। वो लाश सांस लेने लगती है और फिर अचानक से उठकर बैठ जाती है। अगर कोई डेड बॉडी जरा सा हाथ पैर भी हिला दे तो लोगों की हालत खराब हो जाए। ये तो प्रॉपर उठकर बैठ गई। सब डर गए कि इसके अंदर तो कोई आत्मा आ गई, ये भूत है। सब डर के भाग गए वहां से। रही बात आरा ईरा वीरा की, तो वो लोग भाई तीनों बिल्कुल शॉक थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। वैसे तो एक खुशी की बात है कि उनकी माँ मरकर लौट आई, लेकिन शॉकिंग बहुत था ना, क्योंकि भाई वो मर चुकी थी। उसकी सांस नहीं चल रही थी, हार्ट बीट खत्म हो गई थी, वो प्रॉपर मर चुकी थी। वो ऐसे मरने के बाद उठकर कैसे बैठ गई, जिंदा कैसे हो गई। इनको बहुत ज्यादा हैरानी होती है। ये लोग डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर तो कहता है कि अरे भूत प्रेत नहीं है ये, इसे अपेरेंट डेथ कहते हैं। ये काफी रेयर केस है। कुछ लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है, मतलब वो मरने के बाद वापस जिंदा हुए हैं। तो ऐसा भी होता है, इसमें इतनी हैरानी की बात नहीं है। बाकी देखो, तुम्हारी माँ अभी नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरी है। तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, उसको संभालो तुम लोग, उनका तुम लोग ध्यान रखो अच्छे से। ये डॉक्टर उनको बोल के चल देता है। फिर इन सब के बाद ईरा अपनी माँ के पास जाती है, उसे बताती है कि माँ आरा और आर्या आपसे मिलने आए हैं। फिर वो उन्हें देखती है, उनसे बात करती है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अपनी पोती से भी मिलती है कि अरे मेरी पोती कितनी बड़ी हो गई। अगले दिन जब ये लोग सोकर उठते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि घर अब बहुत अच्छा लग रहा था, प्रॉपर सजा हुआ था और ये उनकी माँ ने किया था। इनफैक्ट वो सबके लिए नाश्ता भी बनाकर लाई थी कि आ जाओ बेटा खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। ईरा कहती कि माँ आप अभी आराम करो, ये सब मैं कर देती। उसकी माँ कहती कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उनके लिए अच्छे से खाना भी लगाती है। अपनी माँ को बिल्कुल ठीक देखकर ईरा बहुत खुश होती है और खुश होकर वो फ्याल को लेटर लिखकर बता देती है कि अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है, उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आरा और आरी को माँ में कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि उनकी माँ अचानक से कुछ ज्यादा ही नाइस हो गई थी। मतलब वो इतनी भी अच्छी नहीं थी पहले। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारी माँ है ही नहीं, कोई और ही पर्सन है। एक दिन तो ईरा भी एक अजीब बात नोटिस कर लेती है। लिंडा जब अपनी पोती को लिखना सिखा रही थी तो वो उल्टे हाथ से लिख रही थी, जबकि उसे पता था कि उसकी माँ राइट हैंडेड थी, वो लेफ्ट ही नहीं थी। अब इसको भी कुछ गड़बड़ लगने लगती है कि वो जो लोग भूत वाली बात कर रहे थे वो सही तो नहीं। असल में इंडोनेशिया में ऐसा बिलीव है कि काली बिल्लियां कभी कभी अपने साथ कुछ काली शक्तियों को, कुछ इवल एंटिटीज को लेकर चलती हैं, और अगर ऐसे में वो किसी डेड बॉडी को लांग जाए तो वो एंटिटी बॉडी को पोजेस कर लेती है। इस तरह लिंडा के मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के दो पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं। एक तो ये कि वो सच में अपेरेंट डेथ से वापस आई है, या फिर काली बिल्ली के बॉडी को लांगने से कोई इवल एंटिटी उसे पोजेस कर ली है, वो कोई जिंदा लाश है। इसका दिमाग अब सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहा था। वो मैगजीन में फियाल का ही आर्टिकल देख रही थी जिसमें इस काली बिल्ली वाले थ्योरी का जिक्र था। तो अब वो फियाल को दोबारा लेटर लिखती है। इस बार वो उसे सब बताती है जो वो पहले नहीं बताई थी, कि असल में उसकी माँ अपने आप ठीक नहीं हुई थी, बल्कि पहले वो मर गई थी। फिर बॉडी को काली बिल्ली क्रॉस कर दी तो वो जिंदा हो गई और वो किसी अलग पर्सन की तरह बिहेव कर रही है। क्या ये मेरी माँ की बॉडी में कोई और ही है? दूसरी तरफ आरी सो रहा था, तभी उसे टीवी चलने की आवाज आती है तो वो उठकर देखने जाता है। तो क्या देखता है कि उसकी माँ बैठकर टीवी देख रही थी। लेकिन क्या देख रही थी उसमें? वो तो स्टैटिक था। आरी को बहुत अजीब लगता है कि माँ ऐसे स्टैटिक टीवी क्यों देख रही है। वो कहता है कि माँ, फिर ये पलटती है धीरे से। वो देखता है कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा था, जैसे कोई जिंदा लाश हो। वो आरी को देखकर स्माइल करती है और फिर पलट कर नीचे खिसकने लगती है, नीचे ही चली जाती है। ये आगे आकर देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। उसकी माँ वहां थी ही नहीं। वो सोचता है कि ये क्या हुआ, अभी तो यहीं पर थी, ये कहाँ चली गई। तभी वो टीवी में देखा कि उसकी माँ टीवी के अंदर थी। वो उसे ही देख रही थी खतरनाक तरह से। तभी खट से ड्रॉर खुलता है और पीछे से उसकी माँ आती है किसी भूत की तरह। इतने में आरी नींद से उठ जाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि अरे सपना था भाई ये तो। अगले दिन लिंडा एडिलिया के लिए नई डॉल लेकर आई थी। वो बहुत खुश होती है। तभी आर्या आता है तो इसको बताती है कि देखिए पापा, दादी मेरे लिए नई डॉल लेकर आई है, अच्छी है ना? वो कहता है कि हाँ बेटा अच्छी है, जाओ तुम अपने रूम में जाकर खेलो।
फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ इसकी जरूरत नहीं थी, एडिलिया को नई गुड़िया मैं दिला सकता हूँ, इतना काबिल तो मैं हूँ। असल में आरी की ना फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही थी। खैर दूसरी तरफ एडिलिया गुड़िया के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेल रही थी। कहती कि अरे तुम्हें तो फीवर है, कोई नहीं, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाती हूँ, ठीक हो जाओगी। वो पेंसिल कोई इंजेक्शन बना रखी थी। कहती कि अब मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगी, घबराना मत, ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस चींटी काटने जैसा लगेगा। ये बोलकर वो उसे पेंसिल लगाती है, लेकिन इसी दौरान वो पेंसिल गिरा देती है। फिर ये नीचे झुककर पेंसिल उठाती है और पलटती है तो क्या देखती है कि गुड़िया भूत बन गई थी। वो बहुत डर जाती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो गया था। वो गुड़िया अपनी मुंडी घुमा रही थी और ये डर के मारे पापा पापा चिल्ला रही थी। इतने में गुड़िया का सर अलग होकर ऊपर की तरफ उठने लगता है। ये सब देखकर बेचारी बच्ची की हालत खराब हो गई। तभी आरी आकर दरवाजा खोल दिया। वो अपने डैड से लग गई तुरंत। आरी कहता है बेटा क्या हुआ? ये पीछे गुड़िया की तरफ पॉइंट करती है, कहती कि गुड़िया में भूत है। लेकिन वो गुड़िया नॉर्मल गुड़िया दिख रही थी, लेकिन एडिले बहुत डर गई थी। कहती कि गुड़िया में गड़बड़ है, वो भूत है। तो आरी क्या करता है कि उस गुड़िया को अलमारी में रखकर लॉक कर देता है और कहता है कि बेटा अब ठीक है, मैंने गुड़िया को यहाँ बंद कर दिया है। तब एडिले शांत होती है, लेकिन तभी लॉक्ड अलमारी अपने आप खुल जाती है और एडिलिया को वही गुड़िया फिर भूत जैसी दिखती है। लेकिन आरी को तो नॉर्मली दिख रही थी। उसे लगता है कि लॉक खराब हो गया। वो अलमारी दोबारा बंद कर देता है और एडिलिया को वहां से लेकर चला जाता है। फिर उसका मूड लाइट करने के लिए उसके साथ खेलने लगता है छुपन छुपाई। ये काउंट करता है और एडिलिया जाकर छुपती है। काउंटिंग खत्म करके फिर ये उसे ढूंढते हुए एक रूम में जाता है। वहीं बेड के नीचे एडिलिया के पैर दिख जाते हैं। वो हंसकर कहता है कि पकड़ लिया मैंने। लेकिन तभी एडिलिया पीछे से बोलती कि पापा। ये देखता है कि ये यहाँ है तो मैंने किसके पैर पकड़े हैं। फिर ये घूमकर नीचे देखा तो वो कोई भूतिया बच्ची थी। ये डर के मारे एकदम पीछे हट गया। फिर पलक झपकते ही वो भूत गुड़िया में बदल गई। दूसरी तरफ बाहर ईरा कपड़े सुखा रही थी कि तभी एक ड्रेस हवा से नीचे गिर जाती है। फिर वो क्या देखती है कि वो कपड़ा किसी औरत का शेप ले लेता है और फिर वो उठकर बैठ जाता है और ईरा की तरफ मुंह करके उसे देखने लगता है। ईरा शॉक्ड होकर बस वो सब देखती है। तभी वो आकृति वापस लेट जाती है और कपड़े में से गायब हो जाती है। सब पहले की तरह फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर इसके बाद रात में सोते सोते आरा की नींद डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसे धम धम की आवाज आ रही थी लगातार। वो उठकर देखने जाती है तो उसकी माँ दरवाजे पर अपना सिर मार रही थी। वो उसके पास जाती है तो उसकी शक्ल देखकर वो डर जाती है क्योंकि वो किसी जिंदा लाश की तरह लग रही थी। पूरा चेहरा सफेद पड़ा था। फिर वो अचानक से चौंक करने लगती है। इसके बाद वो अपने मुंह में हाथ डालती है और मुंह से 10 इंच का बच्चा निकालकर हाथ में दिखाती है। ईरा के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या है, ये मेरी माँ मुंह से बच्चा निकाल दी। तभी इतने में हड़बड़ाकर उड़ जाती है। वो भी सपना देखी थी। कहती कह रही ये कैसा सपना था। फिर इसके अगले दिन आरी माँ के साथ सब्जी मार्केट जाता है। उसकी माँ आगे थी, वो पीछे चल रहा था। उसका बस एक पल के लिए ही अपनी माँ से ध्यान हटा होगा कि वो गायब हो गई। ये परेशान हो गया कि माँ कहाँ चली गई। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। इतना टाइम लग जाता है कि रात हो जाती है। तब जाकर फाइनली उसे अपनी माँ दिखाई देती है जो स्टोर के सामने खड़ी थी पीछे मुंह करके। फिर वो पलटती है तो उसका चेहरा वैसे ही था जिंदा लाश जैसा और उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे। वो हवा में फ्लोट कर रही थी। इतने में सब लाइटें वगैरह फ्लिकर करने लगती हैं। पूरा माहौल भूतिया हो जाता है। इस तरह वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये डर जाता है। तभी अचानक अंधेरे में वो गायब हो जाती है। फिर उसे पीछे से आवाज आती है। उसकी माँ उसका नाम लेकर उसे पीछे से पुकारती है। ये पलटता है तो वहां कोई भी नहीं था। फिर वो सामने देखता है तो इसकी माँ भूत की तरह उसे सामने से हॉन्ट करती है और इतने में इसको फिर होश आता है तो पता चलता है कि खड़े खड़े दिन में जागते हुए सपना देख रहा था या कहीं कि हेलुसिनेट कर रहा था। उसकी माँ तो यहीं खड़ी थी और नॉर्मल थी। कई दिन ये सिलसिला चलता रहा। सभी को अजीबोगरीब डरावने सपने आते थे। हेलुसिनेशन होता था जिसमें लिंडा जिंदा लाश की तरह दिखती थी। इन्हें डराती थी लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी। सबको लगा कि साइकोलॉजिकल इशू है क्योंकि दिमाग में कई तरह की बातें घुसी होती है ना। लोगों ने भी बातें करी थी उल्टी सीधी कि बॉडी में भूत आ गया है तो शायद ये सब बातें दिमाग में आने से इनको ऐसे हो रहा है, इस तरह के सपने आ रहे हैं। और आरा तो वैसे भी इन सब चीजों में नहीं मानती थी भूत प्रेत में। लेकिन जब लगातार उसको डरावने सपने आने लगे और हद तो तब हो गई जब एक रात उसकी छाती से खून निकलने लगा। तब वो भी मानने लगी कुछ गड़बड़ है। ये कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है और गड़बड़ इनकी माँ में ही है क्योंकि जब से वो मौत के बाद लौटी है तभी से ये सब हो रहा है। लेकिन अब ये पता कैसे करे कि ये उनकी माँ है या कोई ईवल है। तो ईरा क्या करती है कि फियाल को लेटर लिखकर बता देती है कि हमें अपनी माँ पर ऐसा ऐसा डाउट हो रहा है। जिस पर वो रिप्लाई में इसे टेस्ट करने का तरीका बताता है कि एक बर्तन में पानी और अंडा लेकर पेपर पर लिखे लाइन को पढ़ना है और उसके बाद वो सब अपनी माँ के बेड के नीचे रख देना जब वो सो रही होगी। उसके बाद अंडा फोड़कर देखना है। अगर यॉक की जगह खून निकला तो मतलब वो तुम्हारी माँ नहीं है, कोई शैतान है। बस फिर क्या था, वो ऐसा ही करती है। एक बर्तन में पानी और अंडा रखकर पेपर में लिखे उस लाइन को पढ़ती है
और फिर उन सबको बेड के नीचे रख देती है। फिर अगले दिन वो उस अंडे को फोड़ कर देखते हैं तो उसमें से वाकई में खून निकलता है, साथ में एक बड़ा सा कनखजूरा भी, जो कि किसी इविल एंटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मतलब अब यहाँ पर यह कंफर्म हो गया कि उनकी माँ के रूप में कोई शैतान उनके साथ रह रहा है, जो पता नहीं क्या चाहता है। ईरा तुरंत फियाल को लिखकर सब बता देती है कि अंडे में से खून और कनखजूरा निकला है। लेटर पढ़ते ही फियाल तुरंत उसके घर के लिए निकल जाता है। इधर ये सब लोग डरे हुए थे, घर छोड़कर ही जाना चाह रहे थे, लेकिन अचानक तेज बारिश होने की वजह से वो नहीं जा पाते। आज रात वो यहीं पर रुकते हैं और एक ही रूम में सोते हैं एक साथ। तभी आधी रात में आरा उठ जाती है। वो देखती है कि बेड पर खून लगा था, असल में उसके पीरियड्स चल रहे थे। फिर वो उठकर बाथरूम जाती है साफ करने, और टब में से पानी के बुलबुले फूटने जैसी आवाज आने लगती है, जैसे कोई पानी में नहीं सांस लेने की कोशिश करता वैसे। ये वहां जाकर देखती है तो उसमें कुछ नहीं था, बबल्स भी बनना बंद हो गए। तभी इतने में उसकी माँ का रिफ्लेक्शन दिखता है। ये डर जाती है और भागने को होती है एकदम से, लेकिन पानी से उसका पैर स्लिप हो जाता है, सर उसका बेसिन से टकराता है और खत्म हो जाती है वहीं पर। इतने में ईरा उड़ जाती है। इधर वो देखती है कि आरा गायब थी और बेड पर खून लगा था, जमीन पर खून पड़ा था। उसे फॉलो करते हुए ये आगे बढ़ने लगती है तो सामने आरा खड़ी थी भूत जैसे। ये उसे देखकर डर जाती है और अगले ही पल वो गायब भी हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन हमें तो पता है ना कि आरा मर चुकी है। तो वो आरा का भूत ही था जो उसे दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। मतलब वो बताना चाह रही थी कि मैं मर गई, लेकिन ईरा को अभी समझ नहीं आया। वो तो जब वो बाथरूम जाती है ना तो वहां पर उसकी लाश पड़ी थी, तब उसे पता चलता है कि आरा के साथ क्या हो गया। वो अपनी बहन को भी खोती थी, जिससे वो बहुत दुखी होती है। पूरी फैमिली शॉक में चली जाती है लिंडा को छोड़कर, क्योंकि वो लिंडा थोड़ी ना थी, वो तो कोई इविल एंटिटी थी। यही तो आरा को मारी है। और देखो अब आरा के फ्यूनरल पर कैसे नाटक कर रही है। फिर वो बहाने से एडिले को अपने पास बुलाती है कि आओ बेटा अब घर चलते हैं। लेकिन इन्हें तो पता चल गया था ना कि वो कोई शैतान है, इसलिए आरी एडिले को उसके पास जाना नहीं देता, अपने साथ ही रखता है। फिर वो ईरा से कहता है कि चलो अब चलते हैं, लेकिन वो कहती है कि तुम लोग जाओ, मुझे भी यहीं छोड़ दो अकेला। तो ये आरा की कब्र के पास ही रुकती है, वही बैठकर रोती रहती है। तभी कुछ टाइम के बाद वहां फियाल आता है इसको ढूंढता हुआ, पूछता है कि आप ही हो ईरा? कहती जी मैं ही हूँ, आप कौन? तो बताते कि मैं हूँ मिस्टर फियाल। तब इसकी जान में जान आती कि अरे आप आ गए। फियाल बताता है कि देखो बेटा, तुम्हें बताते हुए मुझे खराब लग रहा है, लेकिन ये बात तो पक्की हो गई है कि तुम्हारी माँ नहीं है, वो कोई शैतान है। और तुम लोगों के साथ जो हो रहा है ऐसा तब होता है जब कोई ब्लैक मैजिक बैकफायर कर जाता है। मतलब जो करवाया है वो कोई गलती किया है, जिससे पलटकर ये उसे और उसकी फैमिली को भी टारगेट करने लगता है। अब ये इनके साथ हो रहा है तो मतलब समझे, मतलब लिंडा पर ब्लैक मैजिक करवाने वाला इनका घर का ही कोई है, और वो कोई और नहीं बल्कि आरी ही है। वो अपनी खुद की माँ पर ब्लैक मैजिक करवाया। बताओ, अपनी माँ से तो बहुत पहले से ही नफरत करता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ था उसके काम के बारे में समझ में आया था। आरा के साथ वो भी घर छोड़कर चला गया था, लेकिन जब ये बड़ा हुआ इसकी शादी वादी हो गई और एक टाइम पर उसको पैसे की दिक्कत हुई तो पैसे मांगने फिर वो अपनी माँ के पास ही आया, लेकिन ये मना कर दी कि पहले तो मुझे छोड़कर चले गए और अब किस हक से आए हो पैसे मांगने? मैं तुम्हें अब अपना बेटा मानती ही नहीं, बस ईरा ही मेरी बेटी है। इस पर ये चिढ़ के बोल दिया कि अरे शरीर बेचकर ही तो पैसे कमाती हो, तुम्हारे लिए तो आसान है पैसे कमाना, मैं भी तुम्हारे बेटा ही हूँ, थोड़े पैसे दे दोगे तो क्या चला जाएगा, ऐसे वो बोल देता है। फिर ये गुस्से में उसे थप्पड़ मार दी कि तुम्हें लगता है कि शरीर बेचना इतना आसान है, तो जाओ ना अपनी पत्नी को बोलो ये करने के लिए। फिर उसके मुंह पर पैसे मार देते कि ले रख और अब निकल यहाँ से। उसे बेइज्जत करके निकाल दी। उसकी खराब फाइनेंशियल कंडीशन रहने की वजह से फिर उसकी पत्नी से छोड़ गई, बेटी को भी छोड़ दी और दूसरी शादी कर ली। इसका गुस्सा फूटा सीधा अपनी माँ पर कि वही इसकी जिम्मेदार है। अगर वो पैसे की मदद कर देती तो ये नहीं होता। इसी बात पर ये अपनी माँ से इतना चिढ़ गया, मन में बदले की आग ऐसी लगी कि वो उस पर ब्लैक मैजिक करवा दिया, ऐसा कि वो तड़प तड़प कर मरनी चाहिए, और ऐसे वो मरी बेचारी। अच्छा, ब्लैक मैजिक कैसे करवाया था? ये ने अपनी माँ की कंघी चुरा लिया था जिसमें उसके बाल थे, उसी से ही करवाया था। लास्ट में तांत्रिक एक स्पेल वाला कपड़ा दिया जो कि इसे लिंडा के घर के पास ही गाड़ना था। ये भी वो कर दिया था ठीक से, तो रूल तो ये सब ठीक से फॉलो किया, लेकिन फिर ब्लैक मैजिक बैकफायर कैसे कर गया वो आगे पता चलेगा अभी। फिलहाल इसको रोकने का तरीका था कि उस कपड़े को निकाल कर जला दो, वही अब ये कर रहा था। ये जमीन खोदने में ही लगा था कि तभी फियाल के साथ ईरा वहां पर आती है और उस पर गुस्सा करने लगती कि भाई ये तुमने किया, तुमने वहां पर ब्लैक मैजिक करवाया। ये कहता है कि अभी ये सब बातों का समय नहीं है, पहले मुझे ये निपटाने दो, तुम जाकर एडिले को देखो। फियाल भी कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है, करवाया इसी ने तो यही खत्म भी करेगा। फिर वो एडिले को देखने जाते हैं तो यहाँ पर वो इविल एंटिटी ने उसको पकड़ लिया था। वो बेचारी बच्ची उसका अगला टारगेट थी। अब वो एंटिटी अपने असली शैतानी रूप में आती है। उसकी गर्दन लंबी होने लगती है, देखते देखते वो जिराफ जैसी लंबी हो जाती है। जैसे जैपनीज भूत नहीं होते वैसी लग रही थी, खतरनाक।
फिर ये एंटिटी ही बताती है कि ब्लैक मैजिक बैकफायर क्यों हुआ, आरी से कहाँ चूक हुई। असल में आरी को रिचुअल कंप्लीट करने के लिए ये सुनिश्चित करना था कि मरने के बाद लिंडा का प्रॉपर बरियल सही से हो जाए, और आरी यही देखने के लिए आया था यहाँ पर। वो अपनी माँ को देखने नहीं आया था कि वो बीमार है, वो ये देखने आया था कि वो प्रॉपर मर जाए और फिर उसके बाद उसका बरियल सही से हो जाए। लेकिन ये हुआ नहीं। उससे पहले ही श्रापित बिल्ली बॉडी को क्रॉस कर दी, लिंडा को कोई एंटिटी पोजेस करके जिंदा कर दी। वो पूरी तरह नहीं मरी, एक जिंदा लाश बन गई, उसका बरियल भी नहीं हुआ। ऐसे आरी रिचुअल कंप्लीट करने में फेल हुआ। मतलब देख रहे हो शैतानी शक्तियों ने उसे कैसे डबल क्रॉस किया। पहले खुद ही लूप होल निकाल कर काली बिल्ली के द्वारा बॉडी को पोजेस करके जिंदा दिखा दिया, रिचुअल कंप्लीट होने से रोक दिया, और अब कह रहा है कि आरी रिचुअल कंप्लीट करने में फेल हुआ है तो अब सब मरेंगे, सबकी आत्मा शैतान को ऑफरिंग में मिलेगी। तो यह इन काली शक्तियों की बदमाशी। तभी फियाल उसे रोकने की कोशिश करने आता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है, क्योंकि इसे कोई नहीं रोक सकता था सिवाय आरी के, क्योंकि वही तो उनको लाया था। खैर यहाँ उसे स्पेल वाला कपड़ा मिल जाता है जो काइंड ऑफ शैतानी शक्तियों के लिए मीडियम का काम करता है। इसी से समन होकर वो इस दुनिया में आ पाते हैं। भारी बारिश में उसे जलाना मुश्किल था, लेकिन पता नहीं कैसे भी करके वो उसे जला देता है। मतलब मीडियम खत्म, अब इन शैतानों को भी लौटना पड़ेगा। वो जाने भी लगते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाते। जाते जाते आरी को भी ले जाते हैं, उसे जमीन के अंदर खींच लेते हैं। अब शैतान को कोई आत्मा तो ऑफरिंग में देनी थी ना, तो ये उसकी आत्मा ही ले जाते हैं। इस तरह से ये सब खत्म होता है, और वैसे भी सब तो खत्म ही हो गए। बस एंड में ईरा और एडिले ही बच गई, दोनों ही अनाथ हो गए बेचारी। तभी जाने से पहले फियाल ईरा से मिलने आता है। उसे कुछ डाउट था। वो पूछता है कि बेटा तुम्हारा पूरा नाम अंदिरा कुसुमा देवी है? वो कहती कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तब वो उसे एक लेटर दिखाता है जो लिंडा ही उसको लिखी थी। असल में फियाल लिंडा का पुराना लवर था। लिंडा फियाल से ही प्यार की थी, लेकिन वो उसे दूर चली गई, ये कहकर कि वो उसे बेटर डिजर्व करता है। लेकिन उसकी प्यार की निशानी उसके कोख में पड़ रही थी, और वही थी ईरा। ये उसको चिट्ठी में बताई थी कि उनकी एक बेटी हुई है, जिसका नाम वो रखी है अंदिरा कुसुमा देवी। मतलब फियाल ईरा का बायोलॉजिकल फादर निकला। तो चलो ईरा अनाथ नहीं रही, उसके सर पर अब पिता का हाथ है। एडिलिया की जिम्मेदारी भी यही लोग उठाएंगे। लेकिन क्या सब कुछ सही हो गया? क्योंकि एंड में एडिलिया के पास वही काली बिल्ली बैठी थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एडिलिया अब उसके इन्फ्लुएंस में है। और यहीं पर यह फिल्म दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन तनुंग मूवी को लेकर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत लाइक कर देना भाई, और हाइप भी कर देना। बाकी जल्दी आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।